काली और गोरी बहन की जादुई लिपस्टिक। बहुत समय पहले की बात है। मोहन अपनी पत्नी विद्या और अपनी 5 साल की बेटी पायल के साथ ही रहा करता था और उनकी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। तभी फिर से एक बार विद्या गर्भवती हो जाती है और इस बात को सुनकर उसके परिवार में सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता रहता है और आखिरकार वो समय आ जाता है जिसका विद्या और मोहन को बेसब्री से इंतजार होता है। लेकिन उसी बीच मोहन को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और तभी विद्या एक लड़की को जन्म देती है। लेकिन जब विद्या को होश आता है तो वो डॉक्टर से अपने पति के बारे में पूछती है। डॉक्टर, मेरे पति कहाँ है? कुछ देर पहले तो वो यहीं पर थे। विद्या की बात सुनकर डॉक्टर निराशा मन से कहते हैं, देखिए विद्या जी, ये बात आपको कहते हुए मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, लेकिन आपके पति की कुछ देर पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है। डॉक्टर की ये बात सुनकर विद्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी डॉक्टर विद्या के हाथ में उसकी बेटी देते हुए कहते हैं, विद्या जी, ये लीजिए आपकी बेटी। विद्या जैसे ही अपनी बेटी को गोद में लेती है तो वो उसका काला चेहरा देखकर डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर, ये मेरी बेटी कैसे हो सकती है? इसका रंग तो इतना काला है, लेकिन मेरे घर में तो कोई भी इतना काला नहीं है और शायद इसकी इसी काली मनहूसियत की वजह से आज मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। और इस तरह विद्या अपने पति के जाने का सारा दोष उस छोटी सी बच्ची के ऊपर डाल देती है, जिसके बाद से विद्या कभी भी सुहानी को माँ का प्यार नहीं देती है और उससे हमेशा घर के सारे काम करवाया करती है। और ऐसे ही समय के साथ साथ अब पायल और सुहानी बड़ी हो जाती है, लेकिन विद्या के मन में सुहानी को लेकर जो नफरत थी वो बिल्कुल भी कम नहीं होती है और वो हमेशा से ही सुहानी को मनहूस समझती थी। इसलिए वो अपना सारा प्यार पायल के ऊपर ही लुटाया करती थी और पायल को भी अपनी खूबसूरती पर बहुत ज्यादा घमंड था, जिस वजह से वो भी सुहानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसे हमेशा उसके काले रंग की वजह से ताने मारा करती थी। तभी ऐसे ही एक दिन सुहानी पायल की लिपस्टिक लगा रही होती है। उसी समय वहाँ पर पायल आ जाती है और वो सुहानी पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने बिना मुझसे पूछे मेरे लिपस्टिक को हाथ भी कैसे लगाया? तुम्हें मैंने कितनी बार मना किया है ना कि तुम मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो, लेकिन लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है। मुझे माफ कर देना दीदी, वो आज मेरे कॉलेज में फंक्शन है, इसलिए बस मैं आपकी लिपस्टिक लगा रही थी, क्योंकि मेरे पास तो कोई भी मेकअप का सामान नहीं है। माँ तो बस आपको ही मेकअप का सारा सामान दिलवाती है। अरे क्यों दिलवाएगी तुझे मेकअप का सामान? तेरे इस काले चेहरे पर कोई मेकअप दिखेगा भी तो फिर क्यों मैं तेरे इस काले चेहरे पर अपने पैसे खर्च करेगी? उन दोनों बहनों की बहस को सुनकर विद्या उनके कमरे में आती है और कहती है, अरे क्या बात है पायल बेटा, तुम ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? माँ देखिए ना, इसने मुझसे बिना पूछे मेरी लिपस्टिक को इस्तेमाल किया है, ऊपर से मुझसे ही बहस कर रही है। क्यों री, मैंने तुझे कितनी बार मना किया है ना कि तू मेरी बेटी की चीजों को हाथ मत लगाया कर, लेकिन तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है। अरे पहले तो पैदा होती अपने बाप को खा गई, अब क्या हम लोगों की जिंदगी में भी मनहूसियत फैलाना चाहती है? चल जा यहाँ से। इतना कहकर विद्या वहाँ से चली जाती है और बेचारी सुहानी भी रोते हुए अपने कॉलेज चली जाती है। और कुछ देर बाद जब सुहानी अपने कॉलेज से वापस आ रही होती है तभी उसे रास्ते में एक घायल तोता दिखाई देता है, जिसे देखकर सुहानी उस तोते को उठाकर अपने साथ घर ले आती है और उसकी अच्छे से मरहम पट्टी करती है। और उसको ऐसा करता देख पायल को बहुत गुस्सा आता है और वो सुहानी से कहती है, अरे हमारे घर पर तू एक मुसीबत कम थी क्या, जो तू अब इन जानवरों को भी घर लाने लगी है? सॉरी दीदी, लेकिन ये जानवर नहीं, पक्षी है। मेरे सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने ये बात माँ को बता दी ना तो वो इस पक्षी के साथ साथ तुझे भी घर से बाहर निकाल देगी, समझी? नहीं दीदी, प्लीज आप माँ को कुछ मत बताना, आप जो कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। तो फिर ठीक है, तू फटाफट से मेरी अलमारी से मेरी फेवरेट ड्रेस निकाल कर प्रेस कर दे और मेरे सैंडल भी अच्छे से चमका दे। आज माँ को और मुझे किसी पार्टी में जाना है। और इस तरह पायल सुहानी की मजबूरी का फायदा उठाकर उससे अपने सारे काम करवाने लगती है और बेचारी सुहानी भी चुपचाप पायल के दिए हुए सारे काम करने लगती है। तभी जब सुहानी भी अपनी माँ से पार्टी में जाने की जिद करती है तो विद्या उसे डांट कर उसके कमरे में भेज देती है।
जिसके बाद सुहानी अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, अगर मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों माँ मुझे पायल दीदी की तरह प्यार नहीं करती है? क्यों हमेशा मुझे मेरे काले रंग की वजह से सबके ताने सुनने पड़ते हैं? क्या मैं सच में मनहूस हूँ? सुहानी की ये बात सुनकर वो तोता अचानक से एक सुंदर सी परी में बदल जाता है, जिसके बाद वो परी कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है सुहानी, और ना ही तुम्हारे पिता की मौत तुम्हारी वजह से हुई है। मरना जीना तो सब ऊपर से तय होकर आता है, तो भला इसमें तुम्हारी गलती कैसे हो सकती है? और रही बात तुम्हारे इस काले चेहरे की, तो मैं तुम्हें आज एक जादुई लिपस्टिक देती हूँ। इसे लगाते ही तुम्हारा चेहरा दूध की तरह गोरा हो जाएगा और तुम भी हम परियों की तरह सुंदर दिखने लगोगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम कभी भी अमावस की रात को घर से बाहर मत निकलना, वरना इस जादुई लिपस्टिक का जादू उस दिन खत्म हो जाएगा और तुम फिर से वापस पहले की तरह हो जाओगी। इतना कहकर वो परी सुहानी को एक जादुई लिपस्टिक देती है, जिसे लगाते ही सुहानी का चेहरा दूध की तरह गोरा हो जाता है। लेकिन उसी समय वहाँ पर पायल आ जाती है और वो ये सब देख लेती है, जिसके बाद वो सुहानी के पास जाती है और कहती है, सुन सुहानी, अगर तू चाहती है कि मैं ये सारी बातें माँ को ना बताऊं, तो फिर तो इस परी से कहकर मुझे भी ऐसी जादुई लिपस्टिक दिलवा, जिसे लगाते ही मैं पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाऊं। पायल की ये बात सुनकर सुहानी परी के आगे हाथ जोड़कर विनती करती है, जिसके बाद परी पायल को भी वो जादुई लिपस्टिक दे देती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। और ऐसे ही अगले दिन जब विद्या सुहानी को देखती है तो वो उससे कहती है, अरे ये क्या, तो अचानक से इतनी गोरी कैसे हो गई? कुछ नहीं माँ, ये तो बस ऊपर वाले का एक चमत्कार समझिए। अच्छा ठीक है, जा मेरे लिए एक कप चाय बना कर ला। इतना कहकर विद्या अपने कमरे में चली जाती है। तभी उसी रात अचानक से विद्या के सीने में दर्द होता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे पायल बेटा, मेरे सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो मुझे फटाफट से हॉस्पिटल ले चल, मुझसे ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। विद्या के इतना कहने पर भी पायल वहाँ से बिना कुछ बोले चुपचाप चली जाती है, क्योंकि पायल को परी की कही हुई वो अमावस वाली बात याद आ जाती है। लेकिन जब सुहानी अपनी माँ को इस तरह दर्द से तड़पता हुआ देखती है, तो वो बिना अपनी खूबसूरती की परवाह किए हुए अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। और जब कुछ देर बाद विद्या को होश आता है, तो वो फिर से सुहानी का काला चेहरा देखकर उससे कहती है, अरे ये क्या, कल तक तो तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो गई थी, फिर आज ऐसा क्या हुआ कि तुम फिर से वापस पहले की तरह हो गई? अपनी माँ की ये बात सुनकर सुहानी उसे परी की कही हुई सारी बातें बता देती है, जिसके बाद विद्या को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो हाथ जोड़कर सुहानी से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना सुहानी बेटा, मैंने एक माँ होकर आज तक तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन इन सब चीजों में तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम चुपचाप ये सब सहती रही और आज मेरे लिए तुमने अपनी खूबसूरती भी कुर्बान कर दी। सच में तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। इतना कहकर विद्या सुहानी को गले लगा लेती है और अब उनके बीच की सारी कड़वाहट खत्म हो जाती है। और ऐसे ही समय के साथ साथ पायल को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब वो सब एक साथ मिलकर हंसी खुशी रहने लगते हैं। लंबे बालों वाली पड़ोसन, अरे माँ ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ। हे भगवान, तूने फिर से बाल कटा लिया। अरे कितनी बार तुझे समझाया है, बाल लड़कियों का सबसे खूबसूरत गहना होता है, और एक तू है कि पता नहीं अपने बाल के साथ क्या क्या करवाते रहती है। ओफो माँ, जमाना बदल चुका है और अब तो शॉर्ट हेयर का ही फैशन है, और वैसे भी मैं बाल कैसे भी करा लूं, मेरी खूबसूरती कम नहीं होने वाली, क्योंकि मैं हूँ ही इतनी सुंदर। हाँ बाबा, मेरी बेटी बहुत ही प्यारी है। आयुषी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसके बाल भी उसके ऊपर काफी जचते थे। आयुषी को अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। आयुषी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और उसके बाल भी उसके ऊपर काफी जचते थे। आयुषी को अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था और ऐसे ही दिन बीत रहे थे और कुछ समय बाद
आयुषी की शादी वैभव नाम के एक अमीर लड़के से हो जाती है। अरे आयुषी जल्दी करो, हमें पार्टी में जाने में देर हो रही है। बस 5 मिनट। अरे भाई तुम्हारा 5 मिनट कब होगा? तभी आयुषी तैयार होकर बाहर आती है। अब जल्दी चलो। सुनिए जरा इधर तो देखिए, बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी ही लग रही हो, अब चलो जल्दी। अरे ये क्या बात हुई, आप कभी भी मेरी तारीफ नहीं करते हैं। मैं इतने अच्छे से तैयार हुई हूँ और आप हो कि आपको कोई कमेंट ही नहीं करना। ये क्या बचपना है आयुषी, पहले ही हम लेट हो चुके हैं और वैसे भी मेरे लिए खूबसूरती मायने नहीं रखती। जाओ, फिर मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ में। अच्छा तो तुम नहीं जाओगी? पहले आप मेरी तारीफ करो तभी मैं जाऊंगी। हाँ पक्का। हे भगवान क्या मुसीबत है। अरे मेरी प्यारी पत्नी जी, आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। वैसे भी आप इतनी सुंदर हो और ऊपर से ये आपका मेकअप और कपड़े आपकी खूबसूरती पे 4 चांद लगा रहे हैं। तो खुश हो ना? बहुत खुश। अब चलिए ना, और कितना लेट करेंगे आप? उसके बाद दोनों पार्टी में चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन आयुषी फिर से बहुत अच्छे से तैयार होती है। अजी सुनते हैं, जरा देखकर बताइए ना मैं कैसी लग रही हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। और मेरा मेकअप वो कैसा लग रहा है? वो भी बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा, और मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? तुम्हारे बाल ठीक ही लग रहे हैं। बस ठीक? अरे जरा ध्यान से देखिए ना, बताइए ना। अरे भाई सब अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हें अपनी खूबसूरती पर और बालों पर कभी घमंड करना नहीं चाहिए। क्यों ना करूं? आखिर आपने कभी किसी के इतने सुंदर और सिल्की बाल देखे भी हैं जैसे मेरे हैं? बचपन से ही मुझे छोटे बाल पसंद है, लेकिन जब से शादी हुई है तब से मैंने अपने बालों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखकर इतने लंबे किए हैं। तो घमंड करना तो बनता है ना। लगता है तुमने अपने पड़ोस में रहने वाली ममता भाभी के बाल नहीं देखे। कभी टाइम मिले तो उनसे जाकर मिलना, तब तुम्हें पता चलेगा लंबे और अच्छे बाल किसे कहते हैं। चलो अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। वैभव तो ये बोलकर ऑफिस चला जाता है, लेकिन आयुषी के अंदर एक जलन सी होने लगती है। उससे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके ही पड़ोस में कोई है जिसके बाल उससे भी लंबे हैं। गुस्से में आयुषी अपने घर का काम कर रही थी, तभी उसके घर पर उसके पड़ोस में रहने वाली सोनम आती है। अरे भाभी कहाँ हो आप? ये लो, आपने जो तेल मंगवाया था मैं वो लेकर आई हूँ। ठीक है सोनम। अच्छा सोनम एक बात बताओ, ये ममता भाभी कैसी दिखती है? अरे भाभी ममता भाभी जैसा तो कोई नहीं है हमारे इस पूरे गाँव में। वो दिखने में आप जितनी सुंदर हो उतनी तो नहीं है, लेकिन उनके लंबे घने चमकीले बाल उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। अच्छा, लेकिन मेरे बाल भी तो लंबे और सुंदर हैं। इसे आप लंबे बाल कह रही हो भाभी? लगता है आपने सच में कभी लंबे बाल देखे ही नहीं है। कभी टाइम मिले ना तो आप ममता भाभी से मिलना, फिर देखना लंबे बाल। अच्छा भाभी अब मैं चलती हूँ, वरना माँ गुस्सा करेगी। इतना बोलकर रानी तो चली जाती है, लेकिन रानी की बातों से आयुषी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। लगता है अब मुझे उस ममता की बच्ची से मिलना ही पड़ेगा। आखिर मैं भी तो देखूं ऐसे कैसे लंबे बाल हैं उसके, जो हर कोई आ रहा है उसकी ही तारीफ कर रहा है। आयुषी उसी वक्त कुछ सोचकर एक खाली कटोरी लेकर ममता के घर चली जाती है। जैसे ही ममता दरवाजा खोलती है तो वाकई में ममता के घुटनों तक लटकते बाल देखकर आयुषी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जी बताइए क्या काम है? मैं दरअसल मैं आयुषी आपके। अच्छा मैं समझ गई, आप वैभव भैया की पत्नी हैं। आओ ना, अंदर आओ, बैठो। नहीं मैं फिर कभी आऊंगी। वो तो बस मैं ये पूछने के लिए आई थी कि थोड़ी सी चीनी मिलेगी क्या? हाँ क्यों नहीं, तुम अभी बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। ममता जैसे ही चीनी लेने के लिए अंदर जाती है, आयुषी ममता का बाल देखकर गुस्से से तिलमिलाते हुए बिना चीनी लिए ही वहाँ से चली आती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था, क्योंकि आयुषी को शुरू से ही अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड था और उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं था कि उसके आस पड़ोस में भी कोई महिला उससे ज्यादा सुंदर दिखे। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा साधु आता है।
बेटी, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा? मैंने आज 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दो। भूखे साधु को खाना खिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है, और देखना भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर देंगे। ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आयुषी ने गुस्से में सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो अपना सारा बचा हुआ खाना उस साधु को लाकर दे देती है। साधु बहुत भूखा था। इस भीष्मकालीन गर्मी ने उसे आयुषी के घर रोटी खाकर पानी पीकर वाकई में बहुत राहत मिलती है, और वो खुश होकर कहता है, क्या बात है बेटी, तुम कुछ परेशान लग रही हो, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा अपसेट हूँ। तुमने इस भूखे साधु को खाना खिलाया है तो तुम्हारी मदद भी करना मेरा फर्ज बनता है। ये लो बेटी। ये चावल का एक दाना, इसका मैं क्या करूँगी? बेटी, तुम बस श्रद्धा के साथ इस चावल को भगवान का भोग लगाकर खा लेना। उसके बाद जो भी तुम अपने मन में इच्छा मांगोगी वो सारी इच्छाएं तुम्हारी पूरी हो जाएंगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मैं जो चाहूँगी वो होगा? हाँ बेटी, लेकिन ठीक है, मैं समझ गई साधु बाबा। अब आप जाइए, मुझे इसी टाइम इसका भोग लगाना है। आयुषी उस साधु की बिना पूरी बात सुने ही गेट बंद करके चली जाती है, और जल्दी से भगवान का भोग लगाकर वो चावल खा लेती है और बोलती है, जादुई चावल, बस मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे बाल खूब लंबे हो जाएं और उस ममता की बच्ची के बाल छोटे हो जाएं। नहीं, छोटे भी नहीं, वो तो एकदम टकली हो जाए, टकली, बस मेरी यह इच्छा है। इतना बोलकर आयुषी जल्दी से ममता के घर जाती है। तभी वो देखती है कि ममता का बाल तो पहले की तरह ही है, बल्कि उसके बाल तो पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखकर आयुषी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी ममता से बात कर रही और भी लेडीजों की नजर जब आयुषी पर जाती है तो वे लोग आयुषी को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। क्या मैं कोई कार्टून लग रही हूँ जो तुम लोग मुझे देखकर हंस रही हो? अरे पहले घर जाकर अपनी शक्ल तो देखो। आयुषी ने महसूस किया कि उसका सिर बहुत ही हल्का लग रहा है। वो जल्दी से घर आकर जब अपने आप को शीशे में देखती है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो पूरी तरह से गंजी हो चुकी थी। उसने जो कुछ भी ममता के लिए मांगा था वह सब उसके साथ हो चुका था। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं उस ढोंगी को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरे साथ ऐसा मजाक किया। मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। आयुषी अपने सर पर एक कपड़ा बांध लेती है और उस साधु बाबा की तलाश में निकल जाती है। थोड़ी ही देर में संजोग से उसे वो साधु मिल जाता है। अरे बेटी, तुम अपने सर को ढक क्यों रखा है? ढोंगी कहीं के, देख तो तेरी वजह से मेरे सर का क्या हाल हो गया। जब साधु ने आयुषी को गंजा देखा तो कहा, कहीं तुमने मेरे दिए हुए चावल को खाकर कोई गलत इच्छा तो नहीं की थी ना? कहीं तुमने किसी का बुरा करने को तो नहीं कहा था? मैं तुम्हें उसी वक्त ये बताने वाला था, लेकिन तुमने तो मेरी बात को पूरा सुना ही नहीं। साधु की बात सुनकर आयुषी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। बाबा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं इस तरह नहीं रह सकती। कृपया करके मुझे मेरे बाल लौटा दो, मेरी मदद करो बाबा। इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता बेटी, लेकिन अगर तुमने जिसका बुरा चाहा था, अगर वो तुम्हें माफ कर दे तो तेरे बाल तुझे वापस मिल जाएंगे। इतना बोलकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं और आयुषी रोते हुए ममता के पास पहुँचती है और रोते रोते वो सारी बातें ममता को बताती है। ममता एक बहुत ही भली औरत थी और उसके बाद ममता आयुषी को गले लगाकर उसे माफ कर देती है। ममता के माफ करते ही आयुषी के बाल फिर से वापस आ जाते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, आज आपकी वजह से मुझे फिर से सर उठाकर चलने का मौका मिला है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी और आज के बाद मैं कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करूंगी। उसके बाद आयुषी घर आ जाती है और फिर एक बार वो अच्छे से तैयार होती है, लेकिन इस बार उसके मन में किसी भी तरह की कोई भावना नहीं थी। इस बार उसके मन में सिर्फ प्रेम ही प्रेम था और जिसकी चमक उसे पहले से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। वैभव ने जैसे ही आयुषी को देखा तो इस बार वो उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाया।